Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। ब्रांच अकाउंट जिसमें से पहली मेथड कंप्लीट हो चुकी है, आज से स्टार्ट करेंगे आपका एक वन ऑफ द मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, दैट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। जब ब्रांच अपने अकाउंट खुद राइट डाउन करती है। आगे वाली मेथड में जैसे देखा था कि हेड ऑफिस ब्रांच को सब कुछ सपोर्ट करता है, गुड्स वगैरह जो भी उसको चाहिए, कैश जो भी चाहिए वो ब्रांच को भेजता है और ब्रांच के अकाउंट्स हेड ऑफिस खुद मेंटेन करती है, यानी कि अपनी ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस लिखती हो। अब ऐसा नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच है, इसका मतलब ब्रांच खुद से परचेज एंड सेल वगैरह करेगी और साथ ही साथ अकाउंट्स भी ब्रांच मेंटेन करेगी। तो अब हमें सीखना है इंडिपेंडेंट ब्रांच की बुक में कि ब्रांच अपने अकाउंट कैसे मेंटेन करती है और अकाउंट्स में पता कैसे चलेगा कि यही अकाउंट्स बनाने हैं या इंडिपेंडेंट ब्रांच का सम है। तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस शीट दिया होगा। ट्रायल बैलेंस शीट का मतलब आपको पता है कि आपको सारे बैलेंस दिए गए होते हैं जिसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है, तो देख के पता चल जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच का सम है। तब आपको ब्रांच की बुक में मेनली फाइनल अकाउंट, जो 3 फाइनल अकाउंट होते हैं वो बनाने हैं, यानी कि ट्रेडिंग, ब्रांच की बुक में ट्रेडिंग, ब्रांच की बुक में पीएनएल और बैलेंस शीट। पर उसके अलावा क्योंकि हम ब्रांच है, हम हेड ऑफिस के साथ कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक एचओ अकाउंट करके आएगा, यानी कि हेड ऑफिस का अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग बंद होता है, जैसे आपको पता है इसमें जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो जाएगा पीएनएल में, पीएनएल बंद होके जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट में, हेड ऑफिस बंद अकाउंट करके आपको सीधा ले जाना है बैलेंस शीट में। चलो एक ऐसा ही एक सम पेज नंबर 249 पे एग्जांपल नंबर 56 गुजरात यूनिवर्सिटी का ही सम है, 2017 में आ चुका, तो वो सम हम स्टार्ट करते हैं। चलो आपका ध्यान पेज नंबर 240 पे होना चाहिए। तो सम नंबर 56 हेडिंग सिर्फ 2 लाइन का है और वो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच का सम है। स्टार्ट कर रहे हैं। डी ट्रेडर्स ऑफ अहमदाबाद हैज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच एट सूरत। Following is a trial balance sheet of branch as on 31/3/2017. Clearly mention है भाई डी ट्रेडर्स की एक ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच सूरत में है, तो ये इंडिपेंडेंट ब्रांच का सम हो गया। और नीचे आपको इंफॉर्मेशन देखते पता चलेगा कि ये ट्रायल बैलेंस शीट आपको रेट दिया है। तो इस तरीके के सम में जहां पे ट्रायल बैलेंस शीट हो और पीछे कुछ एडजस्टमेंट होंगे, आंसर क्या मांगा ये देखो, एडजस्टमेंट 3 है, उसके बाद आंसर From the above details, prepare final account of सूरत branch and head office account। यानी आपको ब्रांच की बुक में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है एज वेल एज हेड ऑफिस अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज इंडिपेंडेंट ब्रांच का सम हो, पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करो और एडजस्टमेंट में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन आएंगे जो डिपेंडेंट ब्रांच में नहीं आते थे, तो एडजस्टमेंट से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स एट वैल्यू 42,000। भाई क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है, अब आप फाइनल अकाउंट्स आपको पता हो, ये 11 12 से आप बनाते हो। फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का मुझे इफेक्ट देना हो, कहां दोगे क्लोजिंग स्टॉक? पहली एंट्री आप कभी नहीं भूलते, वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, सबसे लास्ट में ये लिखा मैंने क्लोजिंग स्टॉक 42,000। सेकंड इफेक्ट हम वो क्योंकि क्लोजिंग है तो आपका बैलेंस शीट में असेट साइड, यहाँ पे करंट असेट के हेडिंग में आता है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ गया 42। फर्स्ट एडजस्टमेंट था, उसकी 2 जगह पे पोस्टिंग हमने कर दी। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2, on 1/10/2016 head office had sent the furniture worth ₹50,000 to branch. The account of which is maintained in the books of HO। भाई फर्नीचर हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को सेंड किया और वो फर्नीचर का अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन कर रही है, ब्रांच नहीं मेंटेन कर रही है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन काउंट करना है 10%। तो अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसे तरीके के ट्रांजैक्शन में एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए देखो मैं नोट प्रिपेयर कर रहा हूँ। फर्नीचर का अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? फर्नीचर अकाउंट मेंटेन
बाय एचओ। तो ये जो फर्नीचर है वो हेड ऑफिस ने सेल किया, उसकी एंट्री हम ब्रांच में नहीं करेंगे, पर जब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर काउंट होगा तो उसकी एंट्री डेफिनेटली ब्रांच में होगी। अब एज अ ब्रांच हमारे डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करनी है? जाहिर सी बात है हमारी बुक में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन किसकी एसेट है? हेड ऑफिस की। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट यानी हेड ऑफिस अकाउंट। ये हमारी ब्रांच की बुक में एंट्री होगी। एंट्री याद रख लेनी है। डेप्रिसिएशन कोई भी एसेट पे आप काउंट करते हो, नॉर्मली आप ये एंट्री करते हो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। क्या एंट्री करते हो? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। पर अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो डेबिट किया, फर्नीचर क्यों डेबिट नहीं किया? क्योंकि फर्नीचर का अकाउंट एचओ मेंटेन कर रही है, तो यहाँ ब्रांच की बुक में एचओ अकाउंट करके आएगा। चलो डेप्रिसिएशन काउंट करें। फर्नीचर का वैल्यू है भाई 50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, पर पूरे साल का नहीं लेना है हमें। यहाँ पे डेट दिया हुआ है 1/10/2016। अब 10 से काउंट करो, 10, 11, 12, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 31st 3 को हमारा मंथ ईयर एंड हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे 6/12 लेना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा आपका असेट के ऊपर 2500। ये हमारा आंसर। चलो 2500 का ये एंट्री हुआ, उसका हम पोस्टिंग कर ले। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का अकाउंट्स में कहाँ होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन यानी पीएनएल अकाउंट में जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखे? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2500। सेकंड एचओ अकाउंट कौन सी साइड डाले? क्रेडिट साइड। सामने वाले अकाउंट का नाम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर पीएनएल अकाउंट करके लिखेंगे। पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन। हाउ मच डेप्रिसिएशन? 2500। इस तरीके से, राइट? तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का एंट्री। सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट। थर्ड एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड एडजस्टमेंट मैं रीड कर रहा हूँ। A remittance of 25,000 was made by the सूरत branch to HO। भाई रेमिटेंस का मतलब होता है कैश देना। कैश दिया है 25,000, ब्रांच ने अपनी हेड ऑफिस को भिजवाया है। लिखा है वहां पे on 28 March 2017, but the same was received by HO on 2nd April 2017। भाई ये जो है ट्रांजैक्शन ब्रांच ने 28 मार्च 2017 को कर दिया था, पर जो हेड ऑफिस है उसको 2/4/2017 को मिला। बीच में एक डेट आ जाती है, दैट इज बैलेंस शीट डेट। तो ये ट्रांजैक्शन कहना क्या चाहता है? ब्रांच ने अपनी तरीके से कैश भिजवा दिया है, पर हेड ऑफिस को बैलेंस शीट तारीख तक मिला नहीं है। ऐसे ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कैश इन ट्रांजिट। अभी कैश रास्ते में है, अभी हेड ऑफिस को मिला नहीं है, पर फिर भी क्योंकि हम ब्रांच है, हमने कैश हेड ऑफिस को भिजवा दिया है, तो ब्रांच की बुक में इसकी एंट्री 101% होगी। नोट नंबर 1 फॉर एडजस्टमेंट नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ ब्रांच की बुक में ये ट्रांजैक्शन किसका है? तो ट्रांजैक्शन में लिख रहा हूं कैश इन ट्रांजिट में अभी कैश, राइट? तो एंट्री क्या होगी? हमारे पास से कैश आया है, कैश गया, हमारे पास से कैश जा रहा है, राइट? ओके। तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच कैश इन ट्रांजिट की एंट्री ये होगी कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी पहुंचा नहीं है, टू एचओ अकाउंट। हमने एचओ अकाउंट पहले से क्रेडिट कर लिया, भले अभी कैश पहुंचा नहीं हो। कैश अकाउंट डेबिट करके क्या कर देंगे? टू एचओ अकाउंट। हमने कैश भिजवा दिया, कितने का कैश था? 25,000। तो ये एंट्री होगी कैश इन ट्रांजिट की, क्योंकि हमने भिजवा दिया और एचओ को वो मिल चुका होगा, ऐसा मान के एचओ के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर लेंगे 25,000 और हमारे लिए कैश इन ट्रांजिट। तो ये एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। आप सोचोगे सर हेड ऑफिस की बुक में इसकी क्या एंट्री हो सकती है? तो इन द बुक्स ऑफ एचओ यानी कि हेड ऑफिस की बुक में देयर इज नो एंट्री। नो एंट्री को मूवी का नाम नहीं है। नो एंट्री का मतलब होगा यहाँ पे एचओ की बुक में इसकी जनरल एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एचओ को हेड ऑफिस को अभी तक कैश नहीं मिला है, ब्रांच इसकी एंट्री ये कर देगा, हेड ऑफिस नहीं करेगा। तो अब इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? मेन इंपॉर्टेंट
तो आपके पास ये जो फाइनल अकाउंट है, नॉर्मली आप कैश कहाँ लिखते हो, असेट कहलाता है उसको, यस। तो कैश इन ट्रांजिट जो डेबिट है उसका वैल्यू कहाँ लिखोगे, तो फाइनल बैलेंस शीट में यहाँ पे असेट साइड वही नाम लिखेंगे, कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट 25,000। और एचओ के अकाउंट में क्रेडिट साइड वहां पे सेम यही लिखेंगे, कैश इन ट्रांजिट 25,000। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट का सब कुछ इफेक्ट। अब सीधी सी बात है, ट्रायल बैलेंस शीट की हर एक वैल्यू को हमें पकड़ के हमारे ये फॉर्मेट में डालना है। तो ट्रायल बैलेंस शीट आपको 11-12 से सिखाया गया होगा, देखते हैं कितना याद है। अब इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा। तो ट्रायल बैलेंस शीट में पहुंचते हैं पेज नंबर 249 के ऊपर। पूरा ट्रायल बैलेंस शीट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ऐसे हम इफेक्ट देंगे। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। ओपनिंग स्टॉक तीनों फाइनल अकाउंट में से कहां पे आता है, ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ये हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू 35,000। फिर उसके बाद दिया हुआ है गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ। जहां पे आप पहले ब्रांच में लिखते थे गुड्स, तो यहाँ पे गुड्स के रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन आएंगे ट्रेडिंग में। अब गुड्स आएगा, डेबिट साइड लिखेंगे। गुड्स रिसीव की जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं गुड्स सेंड। एचओ ने सेंड किए, कितने किए, 1,05,000। देखो वहां पे भी डेबिट, यहाँ पे भी डेबिट ही एंट्री किया। साथ ही साथ फिर है गुड्स रिटर्न टू एचओ। अब ब्रांच ने एचओ को गुड्स वापस कर दिया, तो ये गुड्स साइड में से माइनस करते ना, इसीलिए गुड्स साइड इनर कॉलम में लिखा है। देखो यहाँ से रिटर्न माइनस, रिटर्न कितना है 14,000। अब एक और चीज, यहाँ पे हमने डेबिट साइड से इसको माइनस किया है, इफेक्ट कौन सी लिया, क्रेडिट। और अंदर ट्रायल बैलेंस शीट में भी ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट टू क्रेडिट, डेबिट टू डेबिट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस शीट की। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद हमारे पास है हेड ऑफिस अकाउंट, एचओ अकाउंट। तो स्पेशली हमने हेड ऑफिस अकाउंट बनाया है यहाँ पे डेफिनेटली, और उसका देखो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो एचओ का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड क्या लिखे हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा, यस। कितनी वैल्यू है, 1,05,000। तो ये एचओ अकाउंट क्रेडिट साइड, उसका ओपनिंग बैलेंस 1,05,000 लिख दिया। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद है परचेज एंड सेल। अब डेबिट कौन सा होगा, जाहिर सी बात है परचेज वो डेबिट साइड होगा, और सेल वो क्रेडिट बैलेंस होगा। एंट्री कहाँ करेंगे, स्पेशल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। चलो परचेज सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, परचेज की वैल्यू है 1,05,000। एंड देन उसके बाद है सेल, दोनों इनर कॉलम में लिखा ताकि कुछ रिटर्न वगैरह आए तो उसमें से माइनस कर सके। सेल दिया हुआ है 2,52,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री लिखा है गुड्स रिटर्न। अब गुड्स रिटर्न का मतलब आप खुद समझो कि कौन सा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो हमें खुद समझना है, जो आपको डेबिट बैलेंस दिया है ना वो होता है ऑलवेज सेल्स रिटर्न। क्या होता है वो, सेल्स रिटर्न। अब यहाँ से सेल्स रिटर्न माइनस कर दूं मैं, यस, सेल्स रिटर्न है हमारे पास 14,000। अगर ऐसे समझना है तो देखो यहाँ से क्रेडिट साइड से माइनस किया, इफेक्ट कौन सा दिया, डेबिट। और वहां पे भी ये 14,000 कौन सी कॉलम में है, डेबिट साइड है। ऐसे ही हम परचेज रिटर्न माइनस कर ले, यस, यहाँ से परचेज रिटर्न का आंसर होगा हमारे पास 7,000। तो ये भी माइनस, सेल्स रिटर्न परचेज भी आ गया। चलो नेक्स्ट। अब आपको दिया हुआ है फाइट एंड ऑक्ट्राइज। ये फाइट एंड ऑक्ट्राइज जनरली कोई भी खर्चे आप आइदर ट्रेडिंग में आइदर पीएनएल में लिखते हो, और ये खर्चा स्पेशली ट्रेडिंग का है तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग में उसको डाल देंगे। चलो कितना है ये एक्सपेंसेस, ये हमारे पास क्रेडिट साइड वैल्यू ₹7,000। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर उसके बाद सैलरी, ब्रैकेट में डेट दिया हुआ है। सैलरी नॉर्मल पहले तो खर्चा है और वहां पे भी डेबिट साइड है, खर्चे कहाँ डालेंगे, सैलरी आएगा स्पेशल पीएनएल में, ये पीएनएल का खर्चा है। पर अब ब्रैकेट में डेट लिखी है, इसका मतलब खुद समझो, हिडन एडजस्टमेंट। कोई बताने नहीं आएगा कि इसमें से कुछ ना कुछ हमें काम करना है। तो ऑलवेज ऐसे खर्चे में जब ब्रैकेट में डेट दिया हो तो अनपेड वाला पॉइंट होता है। देखो तो ये सैलरी में ब्रैकेट में लिखा है अप टू 28/2/2017। इसका मतलब ईयर एंडिंग से पहले कुछ मंथ का आपको सैलरी देना बाकी है। कितने मंथ का बाकी है, हमारा साल 31/3 को कंप्लीट होता है और ये 28/2 तक का है, यानी एक महीने का सैलरी बाकी रहा,
हाँ, अब सैलरी का होगा क्या, सैलरी अनपेड होगी, इसमें प्लस हो जाएगा अनपेड सैलरी, ऐसे यस अनपेड सैलरी कितने मंथ का, एक मंथ का 15,400 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12, ऐसे तो एक मंथ का मिल जाएगा 101% मिलेगा और सैलरी का आंसर हमारे पास आएगा 1400 और टोटल बाहर आंसर जाएगा 16,800। अब स्टार रेटिंग, जो अनपेड सैलरी हम यहाँ पे एक महीने का लिखा है हमने प्लस किया है, दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, ट्रांजैक्शन की एक डेबिट और एक क्रेडिट इफेक्ट होगी। डेबिट हमने ऑलरेडी कर लिया, अनपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए असेट हुआ या लायबिलिटी, तो वो ऑलवेज लायबिलिटी रहता है राइट, अनपेड आपको पेड करना बाकी है। तो अनपेड सैलरी की देखो दूसरी इफेक्ट आ गई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 1400 इस तरीके से, तो अनपेड लायबिलिटी का अच्छा पॉइंट। फिर उसके बाद है नॉर्मली वेजेस, वापस खर्चा है, खर्चे किसके ये सोचो, ट्रेडिंग का या पीएनएल का, तो वेजेस तो ऑलवेज ट्रेडिंग में आता है, ये लिखा हमने वेजेस 5600। चलो नेक्स्ट, एक जैसे दो ट्रांजैक्शन, डेटर क्रेडिटर बैलेंस, डेटर क्रेडिटर तो स्पेशली बैलेंस शीट में ही आएगा, डेटर लिख दे असेट साइड, यस वैल्यू रुपीस, डेबिट बैलेंस 63 और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस यानी लायबिलिटी साइड, वैल्यू रुपीस 31,500। फिर उसके बाद है हमारे पास 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक और अच्छा पॉइंट, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे पहले क्या है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज आप लिखते हो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये सीक्वेंस आता है। तो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये लिखा मैंने असेट साइड, डेट दिया है मतलब एक और हिडन एडजस्टमेंट, अपने आप समझ में आना चाहिए कि डेट है तो कुछ करना पड़ेगा। देखो पहले बैलेंस लिख रहा हूँ 56 इनर कॉलम, अब डेट का मतलब इस तरीके के इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट पे हमें ऑलवेज इंटरेस्ट मिलता है, अदरवाइज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, तो इस पे इंटरेस्ट काउंट करने वाला है और इंटरेस्ट काउंट करने के लिए हमारे पास एक डेट है, साथ ही साथ एक फेस वैल्यू दिया है। आपको याद आना चाहिए ऐसे तरीके से सब में जब इंटरेस्ट वगैरह हो तो इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू, कौन सी वैल्यू पे चार्ज करना होता है, फेस वैल्यू पे, जो उसका ओरिजिनल प्राइस होता है। तो ब्रैकेट में तारीख है, तारीख पे से चेक करते हैं कितने मंथ का इंटरेस्ट है, 110 डेट है, वहां से लेके ईयर एंडिंग तक जाओ, 10 11 12 फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 महीने का पूरा इंटरेस्ट है। काउंट करें इंटरेस्ट को, देखो यहाँ पे लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वैल्यू कौन सी लूंगा मैं 70,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, ऐसा काम करेंगे। चलो तो हमारे लिए इंटरेस्ट आएगा ऑन सिक्योरिटी 3500 राइट, इसको प्लस करके बाहर आंसर रख देंगे, तो बाहर आंसर आएगा 59,500 इस तरीके से। अब अगेन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की दूसरी इफेक्ट कहाँ दोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक तरह की इनकम हुई, इनकम कहाँ जाएगी, पीएनएल क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी वैल्यू रुपीस 3500 इस तरीके से राइट। तो एक यहाँ पर डेबिट असेट साइड लिखा, एक इफेक्ट क्रेडिट साइड। चलो अब वापस ट्रायल बैलेंस शीट में आ जाओ, कैश एंड बैंक बैलेंस है, फिर उसके बाद सम कंप्लीट, कैश का बैलेंस है वो कहाँ लिखोगे, असेट साइड, ये लिखा कैश वैल्यू रुपीस 14,000 एंड दूसरा हम लिखेंगे बैंक, बैंक का मतलब बीओडी कर सकते हैं 101% 10,500। तो ये सारे बैलेंस आ गए, अब हमें अकाउंट सिर्फ बंद करना, क्लोज करना आना चाहिए। तो अकाउंट बंद करने वक्त चलो टोटल कर लेते हैं, यहाँ टोटल इसका माइनस करने के बाद वैल्यू 2,38,000, यहाँ पे ऑनलाइन में टोटल में कोई हेल्प नहीं होता तो मैं यहाँ टोटल लिख रहा हूँ यहाँ बुक में से। चलो 238 में 42 ऐड करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 2,80,000, 280 को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मिसिंग वैल्यू, पर उसके लिए मुझे अभी इसके आंसर बाहर लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 91,000 एंड सेकंड ये परचेज माइनस परचेज रिटर्न का आंसर आता है 98,000। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे वैल्यू ढूंढेंगे वो आएगा आपका जीपी ग्रोस प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे पीएनएल में भी जाएगा और वो वैल्यू मेरे पास है 43,400। आप टोटल चेक कर सकते हो, टोटल यही आएंगे, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड देन अब बंद कर सकते हैं पीएनएल अकाउंट।
चलो पीएनएल का टोटल हमारे पास आएगा 46,900। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। 46,800, 46,800 एंड यहाँ पे जो मिसिंग आएगा दैट इज अवर नेट प्रॉफिट, जो कि कहाँ जाएगा, एचओ अकाउंट में जाएगा, राइट। और नेट प्रॉफिट का आंसर आएगा 27,600। एचओ अकाउंट कौन सी साइड लिखूं, राइट साइड लिखूं, बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 27,600। और अब एचओ अकाउंट अगर हम बंद करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिसिंग आएगी, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो कि कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, राइट। चलो वो बैलेंस अपने पास आएगा 160, 100, ऐसा बैलेंस आ रहा है 160, 100, 160, 100। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे एचओ अकाउंट करके, जहां पे हम ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, अब ब्रांच के पास ये आएगा एचओ अकाउंट करके 160, 100। अब अगर ये बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो समझो कि आपने जो भी वर्क किया है वो सब कुछ सही है। और बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल 2,03,500 आ रहा है। चेक कर सकते हो आप कि यही आंसर बोथ द साइड मैच हो ही जाएगा, 2,03,500। तो ऐसा हो गया हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच का सम। सिर्फ कैश इन ट्रांजिस्टो या गुड्स इन ट्रांजिस्टो ऐसे ट्रांजैक्शन में आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस शीट तो आप पहले से करते आए हो, बिल्कुल आपको ये सम परेशान नहीं कर सकता। चलो तो एक और सम इंडिपेंडेंट ब्रांच का ले लेते हैं, सम नंबर 27। अगेन पता कैसे चलेगा कि इंडिपेंडेंट ब्रांच का सम है, रेडीमेड ट्रायल बैलेंस शीट दी गई होगी और सिर्फ हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करने होते हैं। ट्रायल बैलेंस शीट की इफेक्ट तो आप ऐसे ही कर लोगे, क्योंकि ये जो इस वाले मेथड में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनता है वहीं पे ट्रायल बैलेंस शीट की इफेक्ट जाती है। चलो तो सम नंबर 27 पेज नंबर 225। आपका ध्यान अंदर होना चाहिए, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। पहली दो लाइन, आसमा एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद हैज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच एट मुंबई। देखो क्लियरली मेंशन है हैज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच इन मुंबई, तो पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांच मुंबई में है। फॉलोइंग इज इन ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच एज ऑन 31 May 2019। रेडीमेड ट्रायल बैलेंस शीट दिया हुआ है, दिख रहा है आपको कि डेबिट क्रेडिट एक ट्रायल बैलेंस शीट है। फिर उसके बाद 4 एडजस्टमेंट, और 4 एडजस्टमेंट के बाद आंसर क्या मांगा है, फ्रॉम द अबाउट डिटेल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंट। आपको ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं एज वेल एज हेड ऑफिस अकाउंट बनाना है। तो अब हम इंडिपेंडेंट ब्रांच में इन द बुक्स ऑफ ब्रांच 3 फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट एज वेल एज एचओ अकाउंट ड्रॉ करेंगे। चलो तो शुरुआत ऑलवेज एडजस्टमेंट से करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही एडजस्टमेंट होता है, वहां पे गलती नहीं करनी है। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 60,000। अब क्लोजिंग स्टॉक है, जाहिर सी बात है फाइनल अकाउंट में आप जहां पे लिखते हो वहां पे लिखने की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको पहली एंट्री कभी नहीं भूलते हो आप लोग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हम लिखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, हाँ 60,000 वैल्यू है, ये लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 60,000। दूसरी इफेक्ट ऑलवेज बैलेंस शीट में जानी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए करंट एसेट है, ये आ गया 60,000। देन उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट, वहां से हमारा एग्जैक्ट सफर स्टार्ट होगा इंडिपेंडेंट ब्रांच का। सेकेंड एडजस्टमेंट, on 25/3/2010 head office has sent goods worth ₹10,000 to the branch which were received by branch on 2/4/2010। तो ये ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमें ये बताना चाह रहा है कि जो हेड ऑफिस है उसने गुड्स ब्रांच को भेजे पर्टिकुलर डेट को 25/3/2020 को, पर ब्रांच को जो है गुड्स मिले 2/4/2010 को। तो यानी कि इसका मतलब हेड ऑफिस ने भेज दिए गुड्स पर ब्रांच को मिले नहीं है, इसको बोला जाता है गुड्स इन ट्रांजिट। क्या बोला जाता है, गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि बैलेंस शीट डेट आ चुकी पर उसके बाद गुड्स मिल रहा है। तो जब गुड्स इन ट्रांजिट को यहाँ पे भेजे हैं एचओ ने, तो इसका मतलब इन द बुक्स ऑफ एचओ इसकी एंट्री होती है, बट इन द बुक्स ऑफ अगर हम ब्रांच गए जो कि हम अकाउंट बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच इसकी में कोई एंट्री नहीं करेगा, देयर इज नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, क्योंकि ब्रांच को तो गुड्स मिले ही नहीं है, एचओ ने भेज दिए, हेड ऑफिस ने दे दिए, राइट। तो इस वजह से ब्रांच में कोई एंट्री नहीं।
जब हम इसके अलावा हेड ऑफिस की बुक में जब ब्रांच अकाउंट मेंटेन करना सीखेंगे इसके बाद वाले समय कभी, तो वहां पे हम एचओ की बुक में एंट्री करेंगे, पर ब्रांच की बुक में अभी नहीं। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 की इंसर्ट अभी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी हम ब्रांच की बुक में अकाउंट सीख रहे हैं। चलो तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3 रिपीटेड, प्रीवियस सब में था। On 29/3/2010, branch has sent cash 20,000 to head office, on which is not received by HO till 31/3/2010. ये ट्रांजैक्शन बताना चाह रहा है कि ब्रांच ने अपनी हेड ऑफिस को कैश भेजा, पर बैलेंस शीट तारीख तक हेड ऑफिस को कैश मिला नहीं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 3 को कहते हैं कैश इन ट्रांजिट, यानी अभी कैश रास्ते में है। क्या इसकी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि हम ब्रांच है, हमने कैश भेज दिया है। क्या एंट्री होगी? प्रीवियस सब में अभी हमने किया था, हमने भेज दिया कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू किसको भेज दिया है? एचओ को, टू एचओ अकाउंट। इस तरीके की एंट्री होगी। वैल्यू कितनी है देखो तो, वैल्यू है ₹20,000। चलो 20,000 की पोस्टिंग कर दे यहाँ पर सम में। 20,000 कहाँ जाएंगे? कैश इन ट्रांजिट, कैश जाएगा बैलेंस शीट में, जहाँ पे आप करंट असेट लिखते हो कैश इन ट्रांजिट करके लिख दे कैश इन ट्रांजिट। यहाँ पे मैंने लिखा 20,000। सेकेंड एंट्री एचओ अकाउंट हमने बनाया हुआ है, एचओ अकाउंट क्रेडिट साइड, सेम यही वर्ड बाय कैश इन ट्रांजिट, राइट। चलो फिर वैल्यू ₹20,000 इस तरीके से। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, जो कैश इन ट्रांजिट का एंट्री था। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4, वो भी प्रीवियस सब में आ चुका है। नंबर 4, on 1/10/2010 head office has sent furniture worth ₹60,000 to the branch। भाई हेड ऑफिस ने ब्रांच को फर्नीचर भेजा, क्लियरली मेंशन है सेकंड लाइन में, अकाउंट ऑफ व्हिच इज मेंटेन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यानी ये फर्नीचर का अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ। लिखा हुआ है लास्ट में डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑफ द सेम, यानी फर्नीचर भेजा उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट तो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। पर एडजस्टमेंट नंबर 4 में से हम डेप्रिसिएशन की एंट्री डेफिनेटली करेंगे। ये जो उसने भेजा है, क्या भेजा है उन्होंने? फर्नीचर भेजा है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम काउंट करेंगे इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। चलो बार-बार लिख रहा हूं मैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, क्योंकि हम ब्रांच की बुक में अकाउंट बना रहे हैं। क्या एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की? सीधी सी बात है, खर्चा है, डेप्रिसिएशन वन काइंड ऑफ लॉस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये जो जाएगा पीएनएल में, और क्रेडिट कौन सा करेंगे? टू एचओ अकाउंट, राइट। इस तरीके की एंट्री होगी। पर अब वैल्यू के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत। डेप्रिसिएशन के लिए फर्नीचर है 60,000 का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, और फिर उसका टाइम पीरियड के लिए तारीख दी गई है 1/10 से काउंट करें, 10, 11, 12, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्टार रेटिंग 6 महीने यहाँ पे हो रहे हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन वुड बी, आंसर आएगा 3,000 आई थिंक, राइट। चलो 3,000 की एंट्री हो गई। अब हम उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं, राइट। तो एंट्री का कहाँ जाएगी? सबसे पहले एंट्री जाएगी आपकी पीएनएल अकाउंट में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चलो वहां पे लिख दे, ये लिख रहे हैं हम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वैल्यू ₹3,000। दूसरा एचओ अकाउंट क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट, वैल्यू ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 3,000। तो ये हो गया हमारे सारे एडजस्टमेंट की एंट्री एग्जैक्ट परफेक्टली खत्म। अब उसके बाद हम सबका सफर आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ऊपर एचओ अकाउंट करके भी लिख सकते हो सामने वाले अकाउंट का नाम, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखूं? टू एचओ अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस शीट की सारी वैल्यू को यहाँ पे पकड़ के ये हमारे जो 3 अकाउंट है, फाइनल अकाउंट और कुछ एंट्री एचओ में, वो हमें डालना है। तो अब आपके पास जो ट्रायल बैलेंस शीट है वहां पे पहुंच जाते हैं, और ट्रायल बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, वहां पे डेबिट, तो हम यहाँ पे डेबिट ही लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस की सीधी एक इफेक्ट। चलो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कॉमन ओपनिंग स्टॉक हमने फाइनल अकाउंट बनाया, कहाँ आएगा? स्टॉक रिलेटेड ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग में।
ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, वैल्यू ₹50,000 50,000। नेक्स्ट है गुड्स एंड बाय एचओ, यानी कि यहाँ पे ये आएगा ट्रेडिंग में गुड्स एंड डेबिट साइड कितना भेजा एचओ ने 1,50,000। अच्छा उसमें से तुरंत बाद रिटर्न भी है, रिटर्न माइनस कर दे, हाँ रिटर्न हुआ है 20,000 तो बाहर जाएगा 130। नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद दिया हुआ है हमें एचओ यानी हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस, हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट साइड लिख दे, इसका ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास है परचेज एंड सेल्स। परचेज का ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो परचेज वहां से ट्रेडिंग में डाल देते हैं, ये लिख रहे हैं हम परचेज, परचेज की वैल्यू है 1,50,000 एज वेल एज सेल, दोनों की दोनों इनर कॉलम में लिख रहा हूं देखो, क्योंकि इसमें से भी रिटर्न आएगा तो माइनस करना है, राइट। तो परचेज एंड सेल के बाद एग्जैक्ट देखो पॉइंट आ गया रिटर्न। अब सबसे पहले डेबिट साइड लिखा है वो कौन सा होगा, सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट साइड है वो परचेज रिटर्न, तो चलो रिटर्न इसमें से माइनस कर दे। आपको पहचान में आना चाहिए कि ये रिटर्न डेबिट साइड कौन सा है, तो 20,000 जो है डेबिट साइड वो सेल्स रिटर्न है। और अगर ऐसे समझ में ना आए तो देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए मैंने कहा था डेबिट टू डेबिट क्रेडिट टू क्रेडिट, सेल्स में से ये माइनस किया, इफेक्ट आपने कौन सा दिया, डेबिट दिया, अंदर भी सेल्स रिटर्न कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, तो इफेक्ट चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे बाहर जाएगा 3,40,000। चलो ऐसे ही हमारे पास परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस कर लेते हैं, वैल्यू ₹10,000, 10,000 माइनस करोगे 140 बाहर जाएगा। नेक्स्ट अब कौन सा बैलेंस है, फिर उसके बाद है फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, ये खर्चा है, तो खर्चा किसका है, ये ट्रेडिंग का है, तो ट्रेडिंग में डालना पड़ेगा ना। चलो ऑक्ट्रॉय का हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू ₹10,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सैलरी, अब ब्रैकेट में फिर से एक बार डेट मेंशन है, तो सैलरी सबसे पहले तो लिखा कहाँ जाता है, पीएनएल में, ये पीएनएल डेबिट साइड सैलरी, वैल्यू ₹22,000, बाहर नहीं लिखा क्योंकि डेट दी हुई है, डेट दिया इसका मतलब हिडन एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट होता है सैलरी के ऊपर, ऑलवेज अनपेड, जो डेट दी है ना उसको देखो, अप टू लिखा है 22/2010, यानी कि वो तारीख तक पेड हुआ है। हमारी बैलेंस शीट की डेट है 31/3, तो एक महीने का सैलरी बाकी है, क्या करेंगे इसको, सैलरी है और वो भी अनपेड है तो अनपेड इसको प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। डेट पे से पता चलता है एक महीने की है, फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, 22,000 अगर 12 महीने की है तो एक महीने का हाउ मच, इसके लिए हम ये करते हैं 22,000 into 1 डिवाइड बाय 12, तो इसका आंसर आई थिंक 1 या 1000 या 2000 आएगा। चलो कंपेयर कर लेते हैं कितना आंसर आएगा, इसका आंसर 2000, इसको प्लस कर लेते हैं, बाहर जाएगा 24,000। दूसरा इफेक्ट नहीं भूलना है, हिडन एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ऑलवेज आपका ये होता है लायबिलिटी, पेड करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लिखा हमने बैलेंस शीट में, इसकी वैल्यू 2000 के साथ, भूलना नहीं है सेकेंड इफेक्ट। चलो वापस ट्रायल बैलेंस शीट में आता है, फिर उसके बाद हमें वहां पे दिया हुआ है वेजेस, वेजेस एक फिर से एक बार ऐसा खर्चा जो ट्रेडिंग का है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस लिख देते हैं 8,000। फिर उसके बाद बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर, दो बैलेंस दिया है, तो बैड डेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा, रिकवर का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों की इफेक्ट कहां जाएगी, पीएनएल में। चलो बैड डेट में लिख रहा हूं पीएनएल डेबिट 2000, रिकवर हमारे लिए फायदा, एक टाइम पे बैड डेट काउंट कर लिया था, अब वो वापस मिल रहा है, तो रिकवर्ड वैल्यू ₹5,000 क्रेडिट साइड, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड, फिर उसके बाद एक डेटर एंड क्रेडिटर, ये बैलेंस है, बैलेंस कहाँ लिखोगे, जाहिर सी बात है बैलेंस शीट में, डेटर आए असेट साइड वैल्यू ₹88,000 एंड क्रेडिटर आए लायबिलिटी साइड वैल्यू ₹40,000। चलो नेक्स्ट, अब उसके बाद है हमारे पास कैश एंड बैंक, जो प्रीवियस सब में भी था, कैश आएगा असेट साइड, हाँ कैश का वैल्यू है हमारे पास 5,000, जो क्रेडिट साइड 15,000 लिखा है वो क्या है, वो है आपका बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं, हाँ 15,000 देखो मैंने यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिख दी है। देन उसके बाद वन लास्ट बैलेंस,
10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगेन प्रीवियस सम जैसा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप कहाँ लिखोगे, डेबिट बैलेंस है, वो आपका क्या होता है, असेट। ये देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे लिख दिया असेट साइड वैल्यू रुपीस 95, बाहर क्यों नहीं लिखा, ब्रैकेट में डेट, हिडन एडजस्टमेंट। फिर से एक बार 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए इंटरेस्ट क्या आएगा, प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट के लिए हमारे पास वैल्यू भी है, ब्रैकेट में देखो फेस वैल्यू, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख। इंटरेस्ट कैसे काउंट होता है, देखो 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, कितने टाइम की है, तो 110 को सिक्योरिटी इन्वेस्ट किया था, 1 10 से 31 3 तक जाओ, 10 11 12 फर्स्ट सेकंड थर्ड, पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट दिख रहा है, तो 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे, आंसर आपके पास आएगा ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5000। तो 5000 इसमें प्लस करोगे, बाहर आंसर 1 लाख जाएगा। पर ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का दूसरा इफेक्ट कहां होगा, वो जाएगा आपका P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वैल्यू रुपीस 5000। इस तरीके से तो हो गया, अब सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधा इसका अकाउंट्स बंद करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो अकाउंट बंद करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल, इन दोनों को प्लस करोगे, आंसर यहाँ पे आई थिंक 4 लाख आएगा, यहाँ पे भी 4 लाख एज इट इज। तो मिसिंग वैल्यू को हम क्या कहेंगे, हमारा जीपी, और जीपी यहाँ पे ये सम में आएगा 62000। चलो जीपी को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करो 62000। अब पीएनएल को बंद कर सकते हैं, आई थिंक टोटल आएगा 72000 दिख रहा है, 10000 ऐड करना है, 72 को यहाँ पे रखते हैं। मिसिंग वैल्यू क्या कहलाएगी भाई, नेट प्रॉफिट। कहाँ जाएगा ये नेट प्रॉफिट, एचओ अकाउंट में। चलो नेट प्रॉफिट का आंसर हम देख लेते हैं, 43000 आंसर आएगा, तो ये यहाँ पर मैंने 43 लिख दिया। सेकंड कहाँ जाएगा 43, वो सीधा जाएगा एचओ अकाउंट करके, वहां पे क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 43। अब बंद कर सकते हैं एचओ अकाउंट को, यस। तो हेड ऑफिस अकाउंट का टोटल हमारे पास आएगा 2,16,000 और यही 2,16,000 यहाँ पे भी मिसिंग है, और ये जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस शीट। कहाँ जाएगा भाई, बैलेंस शीट में, सीधा ये टोटल को बैलेंस शीट में नीचे लेके जाओ, 2,16,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचओ अकाउंट, राइट। अब बैलेंस शीट के अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो समझो आपका सम करेक्ट। कितना टोटल आएगा इसका, चेक कर लेते हैं हम। टोटल आएगा 2,73,000, 273,000। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक और अच्छा सम, जिसमें आपको नया पॉइंट क्या आएगा, गुड्स इन ट्रांजिट की ब्रांच ऑफ एंट्री नहीं करता, कैश की करता है, क्योंकि कैश ब्रांच भेजता है और गुड्स हेड ऑफिस भेजती है। तो कैश इन ट्रांजिट, गुड इन ट्रांजिट और फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन, ये तीन एडजस्टमेंट अच्छे से कर लो तो मतलब ये सम आपको परेशान नहीं कर सकता। होमवर्क में आपको दिए सम नंबर 29 एंड सम नंबर 14। ऐसा मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ कि आप होमवर्क वाले सम कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस ये मेथड में बढ़ जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंडिपेंडेंट ब्रांच के और सम करेंगे, जिसमें ये ब्रांच की बुक में तो फाइनल अकाउंट है, पर हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट भी ऐड हो जाएगा, एक और एक्स्ट्रा अकाउंट, और कुछ नहीं, और फिर सफर को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.